हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्यूब। क्या हाल चाल, कैसे आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वागत करता हूँ मैं आप सभी का आपके इस यूट्यूब चैनल पे। आप लोगों के काफ़ी डिमांड के बाद इस सीरीज को मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। रेलवे ग्रुप डी 2025 में जितने भी शिफ्ट्स हुए हैं उन सारे शिफ्ट्स में जो साइंस के प्रश्न पूछे गए हैं उन सारे को हम लोग कवर करेंगे इस सीरीज में। तो 27 नवंबर को आपका पेपर स्टार्ट हुआ था। तो 27 नवंबर को जो पहला शिफ्ट हुआ था इसमें जो साइंस के 25 प्रश्न पूछे गए थे उन सारे प्रश्नों को हम लोग आज की इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो ऐसे ही शिफ्ट वाइज हम लोग सारे प्रश्नों को कवर करेंगे। जो भी प्रश्न आपके साइंस के पूछे गए थे उन सारे को। इससे पहले 2024 में जो टेक्नीशियन ग्रेड 3 का पेपर हुआ था, एलपी सीबीटी 1 का जो पेपर हुआ था, जेई सीबीटी 1 का जो पेपर हुआ था, उन सारे का सोल्यूशन भी मैंने करवा रखा है यूट्यूब पर, तो आप उसको भी देख सकते हैं। इस सीरीज के अंदर जो भी वीडियोज आने वाले हैं उसका पीडीएफ आपको मिलेगा ऐप के ऊपर। ऐप पर जाने के बाद आप जाना इस वाले सेक्शन में जहां लिखा होगा फ्री स्टडी मटेरियल। इस वाले सेक्शन में जाना, आपको पीडीएफ जो है इस सीरीज का इसी के अंदर दिखेगा। अब आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और करते हैं प्रश्नों को। एक पिंड को ऊंचाई से गिराया जाता है। यदि यह 3 सेकंड तक गिरता है और जी का मान 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेना है तो इसका अंतिम वेग कितना होगा। एक पिंड को ऊंचाई से गिराया जाता है, जब ये लिखा हो गिराया जाता है, छोड़ा जाता है ना, यानी कि ऐसे छोड़ दिया। अगर छोड़ दिया तो प्रारंभिक वेग हमारा जीरो हो जाता है। प्रारंभिक वेग हमारा जीरो हो जाता है। छोड़ने के बाद वो पिंड जो है लगातार नीचे आएगा, समय भी आगे बढ़ता जाएगा। जब 3 सेकंड हो जाएगा उस समय आपको बताना है कि वेग कितना होगा, है ना। जब 3 सेकंड हो जाएगा उस समय उसका वेग कितना होगा। मान लीजिए कि 3 सेकंड में वो जमीन पर आकर के गिर जाता है पिंड, तो जमीन पर गिरते समय उसका वेग क्या था। तो देखिए, जब भी किसी पिंड को किसी हाइट से छोड़ा जाता है तो जमीन पे टकराते समय या फिर जो उसका अंतिम वेग होता है उसे निकालने के लिए दो फॉर्मूले होते हैं, v बराबर जी इंटू में टी, और एक दूसरा फॉर्मूला होता है v बराबर √2gh। अगर आपको गिरने में समय दिया गया है तो आप पहले वाले फॉर्मूले को लगा देना। अगर आपको जिस हाइट से गिराया गया है वो हाइट पता हो, ये h क्या है, हाइट है, तो आप इस वाले फॉर्मूले को लगाएंगे। ये दोनों फॉर्मूला आपको डायरेक्ट याद रहना चाहिए। आप चाहें तो गति के समीकरण से बना सकते हैं। गति के समीकरण से आप बना सकते हैं कि भाई प्रारंभिक वेग जो है वो जीरो है, समय आपको पता है, समय आपको 3 सेकंड जो है पता है, और ए बराबर आपको क्या लेना है, प्लस जी लेना है। जब किसी पिंड को या फिर पिंड जब नीचे की ओर आता है उस समय जी का मान हम लोग धनात्मक लेते हैं, तो ये आपका प्लस 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। जो गति का पहला समीकरण है v बराबर u प्लस ए टी, वहां पर आप इन सारे मान को डालिए और आप निकाल लेंगे। लेकिन मैं आपको बोलूंगा कि ये जो केस है इसके लिए आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखिए। पिंड को छोड़ा गया, अंतिम वेग क्या है, या फिर जमीन पर टकराते समय वेग क्या है। अगर आपको समय पता है तो ये पहला फॉर्मूला लगाएंगे, अगर आपको हाइट पता है तो आप ये दूसरा फॉर्मूला लगाएंगे। हमारे केस में समय पता है तो हम सीधा जो है इस वाले फॉर्मूले को अप्लाई कर देंगे। जी का मान आपको 10 लेना है और समय आपको 3 सेकंड दिया गया है। सारे मान हम लोग एसआई मात्रक में डालेंगे तो जो वेग मिलेगा वह एसआई मात्रक में मिलेगा 30 मीटर पर सेकंड। ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साबुन की मार्जन क्रिया में मिसल की मुख्य भूमिका क्या है। यानी जब हम साबुन से कपड़े की सफाई करते हैं उस समय मिसल नाम की संरचना जो है वो बनती है। इसकी मुख्य भूमिका क्या है। ये साबुन क्या होता है, साबुन होता है सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चैन कार्बोक्सिलिक एसिड। सोडियम या पोटेशियम लवण लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल का, है ना। साबुन जो है वो लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम या पोटेशियम लवण होता है। साबुन लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम या पोटेशियम लवण होता है। साबुन की मार्जन क्रिया में मिसल की मुख्य भूमिका क्या है। देखो, साबुन से जब हम कपड़े की सफाई करते हैं उस समय मिसल नाम की संरचना जो है वो बनती है। तो इसकी मुख्य भूमिका क्या है, ये आपसे सवाल पूछा गया था। साबुन क्या होता है, साबुन होता है लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट। साबुन जो है वो होता है सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चैन कार्बोक्सिलिक एसिड।
ये कार्बोक्सिलिक एसिड का मतलब क्या हुआ कि आपको फंक्शनल ग्रुप COH मिलेगा, और लॉन्ग चेन मतलब कार्बन की लंबी श्रृंखला जो है आपको मिलने वाली है। ऐसे कार्बन की लंबी श्रृंखला आपको मिलने वाली है, समझे आप। जैसे जैसे आप लोग मेथनोइक एसिड देखते हैं, तो मेथनोइक एसिड में भी देखो COH है। एथनोइक एसिड आप देखते हो जो सिरके में होता है, CH3COOH, ये देखो। ऐसे ही प्रोपेनोइक एसिड भी होता है, CH3CH2COOH, यहाँ देखो। ये सब के सब कार्बोक्सिलिक एसिड ही है, क्योंकि सारे में आपको फंक्शनल ग्रुप जो है COH COOH COH नजर आ रहे हैं। तो ये सारे के सारे जो है ये कार्बोक्सिलिक एसिड ही है। ऐसे ही जो पाम ऑयल होता है, पाम ऑयल में एक अम्ल होता है जिसे पामिटिक एसिड बोलते हैं, पामिटिक एसिड बोलते हैं, पामिटिक अम्ल बोलते हैं। इसका फॉर्मूला होता है C15H31COOH, C15H31COH। ये पामिटिक अम्ल है, ये भी अपने आप में कार्बोक्सिलिक अम्ल ही है, देखो COH है। लेकिन इसमें और इसमें अंतर क्या है, इसमें देखो कम कार्बन है, इसमें एक ही कार्बन है, इसमें 2 कार्बन है, इसमें 1 2 3 कार्बन है, इसमें देखो 16 कार्बन है, 16 कार्बन है। तो आप चैन बनाने जाएंगे ना, तो आप ऐसे बनेगा, 1 कार्बन 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये रहा 16। और आप सारे पर हाइड्रोजन जोड़ दो, ऐसे सब पर आप हाइड्रोजन जोड़ दो। अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक 2 2 हाइड्रोजन जो है सारे कार्बन पर जुड़ेगा, यहाँ पर भी लास्ट में 2 हाइड्रोजन जुड़ेगा, समझे आप। तो देखो, अगर मान लो स्ट्रक्चर बनाना हुआ इस पामेटिक एसिड का, तो हम बार बार ऐसे बनाने नहीं जाएंगे, है ना। हम लोग क्या करते हैं कि ऐसे जिग जैग लाइन से जो है ऐसे दिखा देते हैं, ऐसे दिखा देते हैं, ठीक है। और लास्ट में जाकर के हम लोग क्या करेंगे कि ऐसे जोड़ देंगे COH। तो मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि ये जो पामेटिक एसिड है ये भी अपने आप में कार्बोक्सिलिक एसिड ही है, लेकिन हम इसे क्या बोलेंगे, लॉन्ग चैन कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि इसमें कार्बन की लंबी श्रृंखला जो है हमें देखने को मिलती है, कार्बन का जो एक लंबा चैन हमें देखने को मिलता है। अब इसी पामेटिक एसिड की जो अभिक्रिया है वो हम करवा देते हैं, इसी पामेटिक एसिड की जो अभिक्रिया है हम करवा देते हैं अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड से, ये C15 है, H31 है, COOH है। अगर हम इसकी अभिक्रिया करवा देते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड से, तो ये अम्ल है, ये क्षार है, अभिक्रिया से लवण बनेगा। ये लवण बनता है आपका C15H31COONA, इस पे माइनस चार्ज, इस पे प्लस चार्ज, और बन जाएगा H2O। ये बन गया लवण, यही है साबुन, यही है साबुन। इसे हम बोलेंगे सोडियम पामीटेट, सोडियम पामीटेट, सोडियम पामीटेट। देखो यहाँ पर 15 कार्बन है ना, 15 कार्बन है, तो क्या हम 15 कार्बन की लंबी चैन बना सकते हैं, 15 कार्बन की लंबी चैन बना सकते हैं। ऐसे ही 15 कार्बन की लंबी चैन बना देंगे। तो हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, देखो हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं पूरे चैन को, 15 कार्बन के चैन को हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। और ये जो पूरा COO माइनस है इसको हम ऐसे लिख देंगे, ऐसे लिख देंगे। इसी को हम और सिंप्लीफाई करते हैं, और सिंप्लीफाई करते हैं, तो ऐसे हम लोग करेंगे। और लास्ट में हम इस पूरे आयन के लिए जो है नेगेटिव पार्ट के लिए, नेगेटिवली चार्ज पार्ट के लिए हम ऐसे गोला बना देंगे, ऐसे गोला बना देंगे। ये किसके अणु है भाई, साबुन के अणु है। और यहां पर आप चाहो तो Na+ लिख दो, ये साबुन के अणु है। ये साबुन का एक अणु है, ये एक साबुन का अणु है। अब ये समझ रहे हैं आप, ये जो पूरा जिग जैग लाइन आपको दिखाया गया है ये क्या है, ये कार्बन की लंबी श्रृंखला है ना। ये 15 कार्बन को दिखाने के लिए ऐसे पूंछ दिखा दिया गया, और ये COO- को ऐसे गोला बना करके दिखाया गया, और ये Na+ है। तो जो साबुन के अणु होते हैं उसमें ऐसे आपको हाइड्रोकार्बन या फिर कार्बन की लंबी चैन होती है। इस पूंछ को, इसे हम लोग बोलते हैं जल रागी, जल विरागी सीरा। इसे हम क्या बोलते हैं, जल विरागी सीरा। और इस आयनिक पार्ट को, ये जो गोला मैंने बनाया है, इसे बोला जाता है जल रागी सीरा, जल रागी सीरा।
यानी इस कार्बन चैन वाले पार्ट को जो है पानी से प्यार नहीं है, पानी से प्यार नहीं है, इसे प्यार किससे है? तेल से प्यार है ना, गंदगी से प्यार है। और जो जल रागी सीरा है, ये जो आयनिक पार्ट है, इसे पानी से प्यार है ना, इसे पानी से प्यार है। तो हम बोलते हैं ये इसको हम टेल बोलते हैं, इसे हम लोग टेल बोलते हैं। तो हाइड्रोफोबिक टेल बोलते हैं और हाइड्रोफिलिक हेड बोलते हैं। ये हेड है, हेड को पानी से प्यार है तो हम लोग बोलते हैं कि हेड जो है हाइड्रोफिलिक है। हाइड्रो मतलब पानी होता है, तो फिलिक का मतलब प्यार होता है, तो पानी से प्यार है। और टेल जो है ये हाइड्रोफोबिक है, फोबिक का मतलब डर होता है, तो पानी से इसको डर लगता है। तो जब हम साबुन से कपड़े को साफ करते हैं तो उस समय साबुन के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, यानी कि ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं। उन सारे ही मॉलिक्यूल्स के पास जल विरागी सीरा होगा और जल रागी सीरा होगा। तो जब हम गंदगी को साफ करने जाते हैं ना, तो जो गंदगी है वो बेसिकली जो है तैलीय होते हैं, ऑयली होते हैं, है ना, ऑयली होते हैं। तो साबुन के जो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, उसका जो जल विरागी सीरा होता है वो इस तेल के साथ, तेल में जो है घुलनशील होता है या फिर तेल के साथ वो अच्छे से बॉन्ड बना लेता है। तो सारे के सारे ये जो तेल वाला पार्ट है वो गंदगी की तरफ आ जाते हैं। बहुत सारे साबुन के मॉलिक्यूल्स होंगे, सब में एक ही खासियत है कि उसके पास दो प्रकार की सिराएं हैं, जल विरागी सीरा जो तेल की तरफ होगा और जल रागी सीरा जो पानी की तरफ होगा। तो बहुत सारे साबुन के मॉलिक्यूल्स जो है वो ऐसे अरेंज हो जाते हैं कि उनका जो जल विरागी सीरा है वो गंदगी की तरफ और जो जल रागी सीरा है वो पानी की तरफ। और ऐसे पूरे गंदगी को जो है वो फंसा लेते हैं, ट्रैप कर देते हैं। गंदगी है और चारों तरफ से उसको ट्रैप कर दिया जाता है। फिर हम जब कपड़े को ऐसे झमाड़ते हैं, है ना, या फिर ऐसे पटकते हैं, तो ये पूरा का पूरा मिसल जो है गंदगी को लेकर के उखाड़ देता है। ये जो इस पूरे अरेंजमेंट को हम लोग मिसल बोलते हैं ना, मिसल इस पूरे अरेंजमेंट को हम लोग मिसल बोलते हैं। तो जब हम उसको झटका देते हैं कपड़े को, तो मिसल जो है इस गंदगी को कपड़े से लेकर के मिसल जो है कपड़े से इस गंदगी को जो है उखाड़ देती है। तो हम बोलेंगे कपड़ों से तेल और गंदगी को ट्रैप करना और हटाना। तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जैसे पामिटिक एसिड जो है लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड, ऐसे और भी एसिड्स होते हैं, मैंने एक एग्जांपल लेकर के आपको दिखाया है। तो इस तरह के सवाल जब आगे और आएगा ना, तो वहां पर फिर से मैं आपको इतना एक्सप्लेन नहीं करूंगा, है ना। तो ये आप ध्यान में रखिएगा, मैंने आपको डिटेल में यहाँ पर समझा दिया है। ये जो पार्ट आपको बनाकर दिखाया गया, आप समझ गए ना, ये आपका COO- वाला पार्ट है ना, ये आपका नेगेटिवली चार्ज पार्ट के लिए, है ना, ये आयनिक भाग है। और ये जो आपको जिग जैग लाइन से आपको दिखाया गया, ये कार्बन चैन को दिखाया जा रहा है, जो यहाँ पर 15 कार्बन है ना, उसके चैन को दिखाया जा रहा है, ठीक। और ये पार्ट जो है इसे हम लोग हाइड्रोफोबिक टेल बोलते हैं और इसे हम लोग हाइड्रोफिलिक हेड बोलते हैं। लेंस की शक्ति को डैश के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो लेंस की शक्ति, लेंस की क्षमता बराबर होता है 1/, में फोकल लेंथ, फोकस दूरी। तो हम बोलेंगे मीटर में इसकी फोकस दूरी के व्युत्क्रम। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फोकस दूरी अगर हम मीटर में लेते हैं तो जो शक्ति है ये हमें डायोप्टर में मिलता है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? किया गया कार्य केवल धनात्मक ही हो सकता है, गलत हो जाएगा। केवल ऋणात्मक ही हो सकता है, गलत हो जाएगा। किया गया कार्य बल की दिशा के आधार पर धनात्मक या ऋणात्मक हो सकता है, सही है। किया गया कार्य बल या विस्थापन पर निर्भर नहीं करता है, गलत हो जाएगा। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगर विस्थापन और बल दोनों की दिशा एक समान है, वैसे केस में किया गया कार्य हमारा बल गुने में विस्थापन होता है और ये धनात्मक होता है, ये धनात्मक होता है। अगर मान लीजिए विस्थापन और बल की दिशा जो है वो विपरीत हो, वैसे केस में किया गया कार्य -F × में S होता है, यानी कि निगेटिव होता है। अगर मान लीजिए किया गया बल और विस्थापन की दिशा अगर एक दूसरे के 90 डिग्री के एंगल पर हो, 90 डिग्री के एंगल पर हो, वैसे में केस में किया गया कार्य जो है वो 0 हो जाता है। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका उपयोग विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने के लिए नहीं किया जाता है? देखो, विलयन की सांद्रता को हम कई प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन आपको 3 ही प्रकार पढ़ने हैं। आपको 3 प्रकार पढ़ने हैं, आपको 3 प्रकार पढ़ने हैं। मास बाई मास परसेंटेज, है ना, मास बाई मास परसेंटेज, मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज और वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज। मास बाई मास परसेंटेज में क्या होगा? ऊपर में आप विलय का द्रव्यमान लिखेंगे, नीचे में आप विलयन का द्रव्यमान लिखेंगे गुणे में 100। मास बाय वॉल्यूम में ऊपर में विलय का द्रव्यमान, नीचे में विलय का आयतन गुणे में 100। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम में ऊपर भी विलय का आयतन, नीचे भी विलयन का आयतन, यानी ऊपर नीचे आयतन आयतन
लेकिन ध्यान दीजिएगा ऊपर में हम लोग जो भी हम लिखते हैं, चाहे वो मास हो चाहे वॉल्यूम हो, विलय का लिखते हैं और नीचे में हम लोग विलियन का लिखते हैं, नीचे हम लोग विलियन का लिखते हैं और तब जाकर के 100 से गुना करते हैं, है ना। तो मास बाय मास में ऊपर में विलय का द्रव्यमान, नीचे में विलियन का द्रव्यमान, मास बाय वॉल्यूम में ऊपर में विलय का द्रव्यमान, नीचे में विलियन का आयतन, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम में आयतन बाय आयतन प्रतिशत में विलय का आयतन बट्टे में विलियन का आयतन। तो द्रव्यमान आयतन प्रतिशत सही है, विलियन का द्रव्यमान प्रतिशत सही है, आयतन द्रव्यमान प्रतिशत गलत हो जाएगा, आयतन आयतन प्रतिशत सही हो जाएगा, सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अस्थमा मुख्यतः श्वसन तंत्र के किस भाग को प्रभावित करता है? श्वसन तंत्र के भाग हैं ये श्वास नली, डायफ्राम, ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल्स और एल्वुलाई, है ना। फेफड़ों के अंदर ये जो एल्वुलाई होता है यहीं पर गैसों का आदान प्रदान होता है। लेकिन जो अस्थमा है इसमें जो अंग प्रभावित होता है, श्वसन तंत्र का जो भाग प्रभावित होता है वो है ब्रोंकी और ब्रोंकियोल्स, सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये श्वसन तंत्र के भाग आपको दिखाए गए हैं, है ना। ये नासा द्वार है, ये नासा द्वार है, ये ग्रसनी है, ये ट्रैकिया है। ट्रैकिया जो है वो आगे चल करके डिवाइड हो जाती है फेफड़ों के भीतर, ये आगे चल करके डिवाइड हो जाती है इस श्वसनी में, है ना, श्वसनी में, ब्रोंकस में। ब्रोंकस सिंगुलर वर्ड है, ब्रोंकाई प्लूरल होता है। फिर ये श्वसनी आगे चल करके और डिवाइड हो जाती है श्वसनिका में, ब्रोंकियोल में। तो जब अस्थमा होता है उसमें क्या होता है कि ये श्वसनी और श्वसनिका यही दोनों जो है वो सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। ये देखो ये श्वास नली है, ये श्वास नली है, इसमें आपको कार्टिलेज के रिंग्स दिखते हैं। ये कार्टिलेज के जो रिंग्स होते हैं श्वास नली को कोलैप्स होने से रोकने का काम करते हैं, ठीक। फेफड़ों के भीतर ये गुब्बारे जैसी संरचना होती है जिसे हम लोग कोपिका बोलते हैं। इसी कोपिका में जो गैसों का आदान प्रदान होता है, यानी ब्लड से जो कार्बन डाइऑक्साइड है इस कोपिका के अंदर आती है और ऑक्सीजन जो हम सांस लेते हैं वो इस कोपिका से क्रॉस करके जो है डिफ्यूज होकर के हमारे ब्लड में चली जाती है। और ये डायफ्राम है, ठीक। ये लंग्स, आपको 2 लंग्स होते हैं और पसलियाँ हमारे बॉडी में जो है वो 24 होती है। तो आंसर हमारा सी हो जाएगा, ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोल्स। इसमें क्या होता है कि जो ये ट्यूब है श्वसनी और श्वसनिका की जो ट्यूब है वो नैरो हो जाती है। मतलब पहले मान लीजिए कि ट्यूब में इतना जगह था, तो अब ट्यूब में क्या हो जाएगा कि जगह जो है बहुत ही कम होगा। तो सूज जो है वो श्वसनी जाती है, श्वसनी जो है वो सूज जाती है, सूजन हो जाता है, और जो रास्ता है, जो खाली रास्ता होता है हवा को जाने के लिए, वो और भी कम हो जाता है, नैरो हो जाता है, जिससे सांस लेने में दिक्कतें आती हैं। और श्लेष्मा का उत्पादन जो है बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है इसी श्वसनी और श्वसनिका में। निम्नलिखित में से कौन सी धातु सक्रियता श्रेणी के मध्य में निक्षेपित की जाती है, यानी मध्य में आती है? तो मैं आपको कितनी बार बोल चुका हूँ अलग अलग वीडियो में कि जो ये रिएक्टिविटी सीरीज है ये आपको कंठस्थ होनी चाहिए, ये आपको कंठस्थ होनी चाहिए। बहुत तरह के सवाल होते हैं जो इसी रिएक्टिविटी सीरीज से बनते हैं। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव जो है ये पोटेशियम है, उसके बाद सोडियम है, ठीक। अगर आप इन 4 ऑप्शंस को देखो तो सोना आपको सबसे नीचे दिख रहा है और लोहा आपको देखो यहाँ बीच में कहीं दिख रहा है, तो लोहा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऊपर से नीचे आने पर रिएक्टिविटी जो है वो घटती है ना, वो घटती है, ये याद कर लीजिए आप। जब मुद्रित सामग्री पर एक मोटी कांच की पट्टी रखी जाती है तो अक्षर उभरे हुए दिखाई देते हैं, ऐसा डैश के कारण होता है। तो ऐसे आप कांच का स्लैब डालेंगे किसी प्रिंटेड टेक्स्ट के ऊपर, तो जो ये अक्षर है देखो पेज से थोड़ा उठा हुआ दिख रहा है आपको, तो ऐसा होता है इस स्लैब से प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ये अक्षर हमें दिख क्यों रहा है? क्योंकि अक्षर से प्रकाश जो है वो हमारे आंखों पर परावर्तित होकर के आ रहा है। तो इस ग्लास से होते हुए पहले इस ग्लास में प्रकाश की किरण जो है वो जाएगी और फिर हवा में आएगी, तो वहीं पर अपवर्तन हो जाता है, इसी सरफेस पे अपवर्तन हो जाता है, जिसके कारण हमें ये जो अक्षर है ये थोड़े वास्तविक गहराई पर जो है उससे थोड़े उठे हुए प्रतीत होते हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण ऐसा होगा, ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जो है आसमान हमें नीला दिखाई पड़ता है, बादल हमें सफ़ेद दिखाई पड़ता है, और सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जो आप सूर्य देखते हैं कि रक्ताभ प्रतीत होता है, उसके पीछे भी प्रकाश का प्रकीर्णन है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन जो आपको पढ़ना नहीं है, इसके कारण हीरो में चमक होती है, इसके कारण हीरो में चमक होती है।
जब जल और पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं तो शैवाल डैश प्रक्रिया द्वारा तेजी से वृद्धि करते हैं और गुणित होते हैं, यानी अपनी संख्या को बढ़ाते हैं, जनन करते हैं। तो बडिंग ये आपको देखने को मिलता है हाइड्रा में और ईस्ट में। ये आपको देखने को मिलता है स्पायरोगैरा में। स्पायरोगैरा जो है ये ग्रीन एल्गी है, हरा शैवाल है। हमारे इस प्रश्न का उत्तर स्पायरोगैरा हो जाएगा। पॉलिनेशन ये लैंगिक जनन में होता है। पॉलिनेशन, पॉलिन का एंथर से स्टिग्मा पर आना। स्पोर फॉर्मेशन ये होता है राइजोपस में, है ना, ये होता है राइजोपस में जो कि कवक है। राइजोपस में, मॉस में, फर्न में। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो जब जल और पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं तो शैवाल, सीधी सी बात है ना, अगर अलैंगिक जनन करना है, ये सारे अलैंगिक जनन के प्रकार है, अलैंगिक जनन अगर करना है तो जो भी मटेरियल चाहिए, है ना, जो भी मटेरियल चाहिए सेल को डिवाइड होने के लिए, वो सारे जो मटेरियल उपलब्ध होने चाहिए। तो जब जल और पोषक तत्व उपलब्ध हो, जब वातावरण जो है जीव के अनुकूल होते हैं, वैसे केस में जो है जनन होता है। तो शैवाल डैश प्रक्रिया द्वारा तेजी से वृद्धि करते हैं और गुणित होते हैं। तो शैवाल यानी कि यहाँ पर आपको स्पायरोगैरा समझना है, हरा शैवाल आपको समझना है। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या होता है जब जिंक की छड़ को जलीय कॉपर सल्फेट विलयन में रखा जाता है? जिंक की छड़ को जलीय कॉपर सल्फेट विलयन में रखा जाता है। तो आपके पास जिंक है ना, आपके पास जिंक का छड़ है, उसको आपने रख दिया कॉपर सल्फेट के विलयन में। कॉपर सल्फेट के विलयन में आपने रख दिया। जो कॉपर सल्फेट का विलयन होता है ना, वो नीले रंग का होता है, वो नीले रंग का होता है। अगर आप रिएक्टिविटी सीरीज को देखेंगे, आपने अभी देखा था यहाँ पर कि जो जिंक है ये कॉपर से ऊपर है, तो हर ऊपर वाली धातु अपने से नीचे वाली धातु को उसके विलयन से विस्थापित कर देगी, क्योंकि वो ज़्यादा रिएक्टिव है। तो क्या होगा, इस कॉपर सल्फेट के विलयन से जिंक जो है इस कॉपर को विस्थापित कर देगा और अपना विलयन बनाएगा और इस कॉपर को विस्थापित कर देगा। अब जैसे ही ये कॉपर सल्फेट का विलयन जिंक सल्फेट के विलयन में कन्वर्ट होगा, ये जो नीला रंग है ये गायब हो जाएगा, क्योंकि नीला रंग तो कॉपर सल्फेट के विलयन के कारण था ना। अब ये जिंक सल्फेट है तो ये नीला रंग गायब हो जाएगा। तो कॉपर सल्फेट विलयन का नीला रंग फीका पड़ जाता है। बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विभवांतर को वोल्ट में मापा जाता है, सही है। विभवांतर को वोल्ट में मापा जाता है। 1 वोल्ट 1 न्यूटन प्रति कूलम के बराबर है, गलत हो जाएगा। जो विभवांतर है ये होता है कार्य बट्टे में आवेश। अब देखो, अगर कार्य 1 जूल किया जाता है 1 कूलम आवेश के लिए, तो यहाँ से विभवांतर जो है 1 वोल्ट बन जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा। केवल कथन एक सही है। बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वह कौन से पोल्ट्री पक्षी है जिन्हें अंडे उत्पादन के लिए पाला जाता है? कॉमन कार्प, ये तो मछली है। मिल्च का मतलब होता है दुधारू पशु, दूध देने वाले जो पशु होते हैं, है ना, गाय है, भैंस है, ये सारे। लेयर मुर्गी आपने सुना होगा, इसको पाला जाता है अंडे के उत्पादन के लिए, केवल अंडे के उत्पादन के लिए। ब्रॉयलर मुर्गी को पाला जाता है मीट के उत्पादन के लिए। तो सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कोशिका विभाजन की किस विधि द्वारा द्विगुणित गुणसूत्रों को अगुणित युग्मकों में विभाजित किया जाता है? द्विगुणित गुणसूत्रों को अगुणित युग्मकों में विभाजित किया जाता है। देखो, द्विगुणित गुणसूत्र नहीं होना चाहिए, द्विगुणित कोशिका होना चाहिए, है ना, कोशिका, यानी कि डिप्लॉइड कोशिका को हैप्लॉइड गैमीट में डिवाइड किया जाता है, ये सवाल होना चाहिए। द्विगुणित गुणसूत्रों को अगुणित युग्मकों में विभाजित किया जाता है, इसके स्थान पर क्या होना चाहिए? कोशिका विभाजन की किस विधि द्वारा द्विगुणित कोशिका को अगुणित युग्मकों में विभाजित किया जाता है, ये सवाल होना चाहिए। तो जैसे शुक्राणु बनाने वाली जो कोशिका होती है, हम लोग अपने अंदर अगर बात करें, पुरुषों के अंदर अगर बात करते हैं तो 46 गुणसूत्र होते हैं, 46 गुणसूत्र होते हैं, यानी कि 23 जोड़े होते हैं, 23 पेयर होते हैं। तो हम इसे 2n से डिनोट करते हैं, है ना, 2n से डिनोट करते हैं। तो ये डिप्लॉइड कोशिका है। फिर क्या होगा, इसमें मियोसिस होगा। तो मियोसिस में 2 स्टेप्स होते हैं, मियोसिस 1 और मियोसिस 2, अर्धसूत्री विभाजन।
1 और अर्धसूत्री विभाजन 2, है ना, मियोसिस अर्धसूत्री विभाजन 1। तो क्या होगा कि ये जो डिप्लॉइड सेल है अब ये हैप्लॉइड सेल में कन्वर्ट हो जाएगी। तो अब इसमें 23 क्रोमोसोम है, अब इसमें 23 क्रोमोसोम है, तो अब ये भी हैप्लॉइड है, ये भी हैप्लॉइड है, अगुणित है। फिर क्या होगा, ये दोनों सेल्स जो है डिवाइड हो जाएंगे, है ना। मियोसिस में क्या होता है कि 2 स्टेप्स होते हैं, तो ये हमारा मियोसिस 1 है, अब होगा यहाँ पर मियोसिस 2, अब होगा मियोसिस 2। ये कोशिका फिर से विभाजित होगी और यहाँ पर एक शुक्राणु बनेगा, ये कोशिका फिर से विभाजित होगी और यहाँ पर एक शुक्राणु बनेगा, और इस बार जो है क्रोमोसोम की संख्या आधी नहीं होने वाली है, वो हो चुकी है। यहाँ से भी 2 शुक्राणु बनने वाले हैं, 23 क्रोमोसोम, यहाँ से भी 2 शुक्राणु बनने वाले, 23 क्रोमोसोम। तो ये जो स्पर्म्स होते हैं यही तो गैमीट्स होते हैं, यही तो युग्मक होते हैं। तो एक कोशिका के, या फिर बोल दो अर्धसूत्री विभाजन में क्या होता है कि एक कोशिका से 4 नई कोशिका बनती है। तो जो शुक्राणुओं का निर्माण होता है या फिर महिलाओं में जो अंडाणु का निर्माण होता है या फिर बोल दो जो गैमीट्स बनते हैं वो अर्धसूत्री विभाजन से बनते हैं। अर्धसूत्री विभाजन में एक कोशिका से 4 नई कोशिका बनती है, यानी कि एक कोशिका से 4 युग्मक बनेंगे। 4 युग्मक बनेंगे कैसे? मियोसिस से बनेंगे। मियोसिस में 2 स्टेप्स होते हैं, मियोसिस 1, मियोसिस 2। मियोसिस 1 में जो गुणसूत्र की संख्या होती है वो आधी हो जाती है और मियोसिस 2 में गुणसूत्र की संख्या आधी नहीं होती है। डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो देखो ये है द्विगुणित कोशिका और ये सारे बन गए अगुणित युग्मक, है ना, हैप्लॉइड युग्मक। देखो सारे में जो गुणसूत्र की संख्या वो आधी हो चुकी है, तो ये भी हैप्लॉइड है, ये भी हैप्लॉइड है, ये भी हैप्लॉइड है, ये भी हैप्लॉइड है। तो डिप्लॉइड कोशिका को हम लोग 2n से डिनोट करते हैं और हैप्लॉइड कोशिका को हम लोग सिंपली n से डिनोट करते हैं। एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है, एक तरंग पूरी होने में इसे कितना समय लगेगा? तो एक तरंग पूरी होने में, एक वेव कंप्लीट होने में जो टाइम लगता है उसे टाइम पीरियड बोलते हैं, और टाइम पीरियड जो है फ्रीक्वेंसी का व्युत्क्रम होता है ना, फ्रीक्वेंसी का व्युत्क्रम होता है। तो आपको आवृत्ति जो है वो दी गई है 50 हर्ट्ज, है ना, एसआई मात्रक में आपको दिया गया है, तो यहाँ पर जो टाइम पीरियड है वो भी एसआई मात्रक में आ जाएगा 0.02 सेकेंड। निम्नलिखित में से कौन सी जीवन प्रक्रिया प्रजातियों में विविधता लाने के लिए महत्वपूर्ण है? तो एक ही प्रजाति के जो अलग अलग सदस्य होते हैं या फिर आप अपने माँ बाप से जो अलग है, भिन्न दिखाई पड़ते हैं, उसके पीछे कारण क्या है? लैंगिक जनन। लैंगिक जनन में मादा होता है, नर होता है, उनके बीच में जो है प्रजनन की प्रक्रिया चलती है और उससे जो संतान उत्पन्न होते हैं उनमें विभिन्नताएं जो है वो ज़्यादा होती है ना। अगर 2-3 संतान है तो उनमें भी आपस में विभिन्नताएं होती है और माता पिता से वो भिन्न होते हैं। लेकिन जो लैंगिक जनन होते हैं उसमें एक ही जनक भाग लेता है, एक ही जनक से जो है उनके बच्चे उत्पन्न होते हैं। तो अगर एक ही जनक है तो एक ही जनक का डीएनए जाएगा बच्चे में। लेकिन जो लैंगिक जनन होता है उसमें क्या होता है कि 2 अलग अलग जनक के डीएनए आते हैं, तो नए कॉम्बिनेशंस बनते हैं और वहाँ पर जो है हमें प्रजातियों में ज़्यादा विविधता देखने को मिलती है। अलैंगिक जनन में ज़्यादा विविधता हमें देखने को नहीं मिलती है। ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वह प्रक्रियात्मक समूह जिसमें ऑक्सीजन विषम परमाणु नहीं होता है। हेलो एल्केन को हम लोग RX से डिनोट करते हैं, RX से डिनोट करते हैं, जहां X जो है ये आपका फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, और ये जो R है ये आपका होता है CH3, ये होता है। तो आपको हेलो एल्केन में एल्काइल ग्रुप के साथ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये सब दिख सकता है, आपको ऑक्सीजन नहीं दिखेगा। तो ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अभी हम लोगों ने कार्बोक्सिलिक एसिड पे चर्चा किया, ये इसका फंक्शनल ग्रुप होता है। कीटोन का CO होता है और अल्कोहल में OH होता है। तो सारे में आपको ऑक्सीजन दिख रहा है, हेलो एल्केन में नहीं दिखेगा। ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जैसे एक हेलो एल्केन है CH3F, ये है फ्लोरोमीथेन, है ना, ये है फ्लोरोमीथेन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्थिर अनुपात के नियम का सर्वोत्तम रूप से वर्णन करता है? स्थिर अनुपात का नियम ये दिया था जोसेफ प्राउस्ट ने, है ना, जोसेफ प्राउस्ट ने दिया था। क्या कहा था इन्होंने कि किसी यौगिक में जो तत्व मौजूद होते हैं वो निश्चित द्रव्यमान के अनुपात में होते हैं, निश्चित द्रव्यमान के अनुपात में होते हैं। तो किसी रासायनिक यौगिक में समान तत्व सदैव द्रव्यमान के समान अनुपात में होते हैं। जैसे अगर हम जल की बात करते हैं तो इसमें अगर आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मास का रेशियो देखेंगे, मास का रेशियो देखें तो 1:8 होता है। अब ये जल
को आप कहीं से प्राप्त कर लो, चाहे इस जल को किसी ने भी क्यों नहीं बनाया हो, कहीं से भी आप जल ले आओ, उसमें आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो देखेंगे द्रव्यमान का तो 1:8 के बराबर ही आएगा। यही जोसेफ प्राउस्ट ने कहा था, इसी को स्थिर अनुपात का नियम कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक समान वृत्तीय गति का एक उदाहरण प्रस्तुत करता है? एक समान वृत्तीय गति, देखो वृत्तीय गति जो होती है उसमें गति वृत्तीय पथ पे होती है ना, वृत्तीय पथ पे होती है। वृत्तीय गति मतलब वृत्तीय पथ पे गति होती है, वृत्तीय पथ पर होती है। और ये जो वृत्तीय गति है इसमें कभी भी जो वेग है, ये वेग कभी भी एक समान नहीं हो सकता है। वेलोसिटी जो है कभी भी नियत इसमें नहीं होता है, कांस्टेंट नहीं होता है। वेलोसिटी कभी भी कांस्टेंट नहीं होता है, यानी वृत्तीय गति में आपको हमेशा जो है तुरंत कुछ न कुछ देखने को मिलेगा, तुरंत जीरो नहीं होगा। फिर ये एक समान वृत्तीय गति का क्या मतलब हुआ? अगर वेग एक समान नहीं है तो फिर एक समान वृत्तीय गति का मतलब क्या हुआ? देखिए, अगर स्पीड मान लीजिए कांस्टेंट है, वेग कांस्टेंट नहीं हो सकता है, वेग के पास दिशा और परिमाण दोनों होते हैं। अगर स्पीड कांस्टेंट है, वैसे केस में हम बोल सकते हैं कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है ना, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है ना, एक समान वृत्तीय गति है, एक समान वृत्तीय गति है। इसका मतलब क्या हुआ? गति वृत्तीय पथ पे होनी चाहिए और चाल उसकी एक समान होनी चाहिए, तब हम बोलेंगे कि एक समान वृत्तीय गति है। अगर मान लीजिए कि चाल भी एक समान नहीं है, वेग तो वैसे भी एक समान नहीं है, वेग तो वैसे भी एक समान नहीं कभी होने वाला है यहाँ पर, लेकिन अगर चाल भी एक समान नहीं है, वैसे केस में हम बोलेंगे कि असमान वृत्तीय गति है। तो ध्यान रखिएगा आप, एक समान वृत्तीय गति का मतलब आप एक समान वेग नहीं समझेंगे, आप एक समान चाल समझेंगे। तो देखो, अपने मार्ग पर त्वरित होती एक कार, अब कार वृत्तीय पथ पर चल रही कि नहीं चल रही है, ये जानकारी हमें यहां से मिल नहीं रही है, तो ये नहीं होगा। नियत चाल से घूमती पंखे की ब्लेड जो है वृत्तीय पथ पर ही घूमती है। अगर चाल नियत है ना, चाल नियत है, स्पीड कांस्टेंट है, तो एक समान वृत्तीय गति बोलेंगे। ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकी गई गेंद, ऊपर की ओर फेंकेंगे किसी गेंद को ऊर्ध्वाधर तो स्ट्रेट लाइन में ऊपर जाएगी, तो स्ट्रेट लाइन मोशन है, ना कि सर्कुलर मोशन है। अपनी पटरी पर गतिमान एक ट्रेन, ये भी वृत्तीय गति जो है नहीं है। बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पादप ऊतक प्रकाश संश्लेषण करता है? कौन सा पादप ऊतक प्रकाश संश्लेषण करता है? देखो, जो पत्तियां होती है मेनली हम जानते हैं, इसी पत्ती में जो है फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया चलती है। फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया जिस कोशिका में चलती है पत्तियों में, उसे हम लोग मेसोफिल कोशिका बोलते हैं, मेसोफिल सेल्स बोलते हैं, मेसोफिल सेल्स बोलते हैं। ये जो मेसोफिल सेल्स होती है ये और कुछ नहीं, पैरेन्काइमा सेल्स होती है ना, पैरेन्काइमा सेल्स होती है, पैरेन्काइमा सेल्स होती है। और जिस पैरेन्काइमा सेल्स में, सीधी सी बात है, अगर मेसोफिल सेल में फोटोसिंथेसिस हो रहा है मतलब कि इसमें क्लोरोफिल है, इसमें क्लोरोफिल है। मेसोफिल सेल्स में जो क्लोरोप्लास्ट है उसमें क्लोरोफिल है, तभी तो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया चलेगी। और ये मेसोफिल सेल्स और कुछ नहीं, पैरेन्काइमा सेल्स है। जिस पैरेन्काइमा सेल्स में क्लोरोफिल पाया जाता है उसे हम लोग क्लोरेन्काइमा बोलते हैं। एक नया नाम दे दिया, और कुछ नहीं है, एक नया नाम दे दिया, क्लोरेन्काइमा बोलते हैं, राइट। तो हमारा आंसर हो जाएगा क्लोरेन्काइमा, सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फ्लोएम का काम होता है फूड को ट्रांसपोर्ट करना, जाइलम का काम होता है जल और खनिज को ट्रांसपोर्ट करना, वाटर और मिनरल को ट्रांसपोर्ट करना, और स्क्लेरेन्काइमा का काम होता है मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना, यांत्रिक सहारा प्रदान करना, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एक कुंडली का प्रतिरोध 44 ओम है। यदि इसे 220 वोल्ट की आपूर्ति से जोड़ा जाए तो कुंडली द्वारा खपत की गई शक्ति कितनी है? आपको प्रतिरोध दिया गया है, आपको विभवांतर दिया गया है और आपसे पावर पूछ लिया गया है, तो इन तीनों में क्या रिलेशन है? तो पावर बराबर होता है V इंटू में I, पावर बराबर होता है V स्क्वायर बटे में R, पावर बराबर होता है I स्क्वायर इंटू में R। ये तीनों रिलेशन जो है आपको याद रखने हैं पावर के साथ। आपको क्या सब दिया हुआ है उसके हिसाब से फॉर्मूला आप चूज करेंगे। V स्क्वायर बटे में R, आपको V पता है, R पता है।
V का मान 220 है तो 220 गुने में 220 हो जाएगा और प्रतिरोध आपका 44 ओम है। सॉल्व करेंगे तो 1100 वाट हमारा आंसर आएगा। बी ऑप्शन राइट आंसर। पृथ्वी की परिक्रमा एक वृत्तीय पथ पर नियत गति से करने वाले उपग्रह की गति एक समान वृत्तीय गति का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। कहा जा रहा है पृथ्वी के चारों ओर एक उपग्रह है, पृथ्वी है, इसके चारों ओर वृत्तीय पथ पर एक उपग्रह है जो चक्कर लगा रहा है। ये एक समान वृत्तीय गति का एक बढ़िया उदाहरण है। इस गति का कौन सा गुण इसके त्वरण को शून्य होने से रोकता है? अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया एक समान वृत्तीय गति का क्या मतलब। एक समान वृत्तीय गति का मतलब जो स्पीड है ये हमारा कांस्टेंट है, ये स्पीड हमारा कांस्टेंट है। किसी भी टाइप के वृत्तीय गति में जो वेग है ये हमारा कभी भी कांस्टेंट नहीं होता है, कभी भी कांस्टेंट नहीं होता है। अगर वेग नियत नहीं है मतलब कुछ ना कुछ त्वरण है, कुछ ना कुछ त्वरण है, यानी कि त्वरण शून्य नहीं है। अगर त्वरण शून्य नहीं है, कुछ ना कुछ त्वरण है, मतलब कि यहां पर कोई ना कोई फोर्स है, कोई ना कोई फोर्स है जो काम कर रहा है, यानी फोर्स भी जीरो नहीं है। समझ में आ रहा है आपको भाई? एक समान वृत्तीय गति मतलब चाल नियत है, वेग कभी भी वृत्तीय गति में नियत नहीं होता है। अगर वेग नियत नहीं है यानी वेग बदल रहा है, वेग बदल रहा है मतलब कुछ ना कुछ त्वरण है, यानी कि त्वरण शून्य नहीं है। ठीक, अगर त्वरण है मतलब पक्का है कि फोर्स कुछ ना कुछ लग रहा होगा, फोर्स ही तो त्वरण उत्पन्न करता है। तो हाँ, फोर्स लगता है। हम जानते हैं कि सर्कुलर पाथ पे कोई ऑब्जेक्ट अगर घूमता है तो केंद्र की ओर एक बल काम करता है जिसे हम लोग अभिकेंद्रीय बल बोलते हैं। तो अभिकेंद्रीय बल के कारण वेग नियत नहीं होता है और त्वरण उत्पन्न होता है। तो हम बोलेंगे यहां पर कक्षीय गति के कारण वस्तु का द्रव्यमान निरंतर बदलता रहता है, बेकार ऑप्शन है। कुल यांत्रिक ऊर्जा, बेकार ऑप्शन है। गुरुत्वाकर्षण बल के लिए गति इतनी अधिक है कि वह स्थिर वेग बनाए नहीं रख सकता, गलत हो जाएगा। गति की दिशा प्रत्येक बिंदु पर निरंतर बदलती रहती अर्थात वेग परिवर्तित हो रहा है, बिल्कुल सही है। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। देखो, गति की दिशा लगातार बदलती है, जो गति का परिमाण है, जो चाल है, वो तो नियत है ही। वेग नियत क्यों नहीं है? वेग जब हम बोलते हैं तो इसमें वेग में जो है चाल के साथ साथ दिशा भी होती है ना? चाल के साथ साथ दिशा भी होती है, चाल के साथ साथ दिशा भी होती है। भाई चाल तो नियत है लेकिन ये दिशा ही नियत नहीं है, जिसके कारण वेग नियत नहीं होता है सर्कुलर मोशन में। दिशा जो है वो लगातार बदलती है। अगर यहाँ पर है तो वेग की दिशा ये है, अगर यहाँ पर उपग्रह है तो वेग की दिशा ये है, अगर यहाँ पर है तो उपग्रह की दिशा ये है, अगर यहाँ पर है तो उपग्रह के वेग की दिशा ये है। अगर मोशन जो इस डायरेक्शन में हो रहा है तो वेग की दिशा जो है या फिर गति की दिशा जो है लगातार बदलती है, जिसके कारण वेग नियत नहीं होता है, त्वरण उत्पन्न होता है। और यहाँ पर जो है अभिकेंद्रीय बल काम करता है, इसी कारण जो है ये सर्कुलर मोशन हो पाता है। डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या होता है जब एक नेफ्थलीन बॉल को खुली जगह में धातु की प्लेट में जला दिया जाता है? तो जब हम नेफ्थलीन बॉल को जलाते हैं तो अपूर्ण दहन होता है, और जब भी अपूर्ण दहन होता है तो पीली ज्वाला उत्पन्न होती है और काला धुआं उत्पन्न होता है। तो यह धातु की प्लेट पर काजल निक्षेप के साथ पीली ज्वाला के साथ जलता है। डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इनकम्प्लीट कंबशन होता है, इनकम्प्लीट कंबशन होता है, अपूर्ण दहन होता है, और जब अपूर्ण दहन होगा तो काला धुआं उत्पन्न होगा और पीली ज्वाला उत्पन्न होगी। डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यह नीली ज्वाला के साथ जलता है? नहीं, नीली ज्वाला के साथ अगर नीली ज्वाला उत्पन्न हो रही है मतलब कि पूर्ण दहन होता है, यहां पर अपूर्ण दहन होता है। ठीक, नीली ज्वाला के साथ नहीं, पीली ज्वाला के साथ सही है, लेकिन यहां पर लिखा हुआ है धातु की प्लेट पर बिना किसी निक्षेप, नहीं, काला धुआं उत्पन्न होता है, तो ये ऑप्शन भी कट जाएगा। डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, है ना। जब भी आपको पीली ज्वाला दिखे, काला धुआं उत्पन्न होता हुआ दिखे, समझ जाना कि अपूर्ण दहन हो रहा है, अपूर्ण दहन हो रहा है, यानी जो भी ऑक्सीजन है वो पर्याप्त नहीं है उसको पूर्ण रूप से जलाने के लिए उस पदार्थ को। प्रजनन के दौरान डीएनए प्रतिकृति बनना क्यों महत्वपूर्ण होता है? कहा जा रहा है कि जब प्रजनन होता है उस समय डीएनए का कॉपी बनता है। ये क्यों जरूरी है, क्यों महत्वपूर्ण है? देखिए, अभी आपने देखा था कि युग्मक का जब निर्माण होता है तो मियोसिस होता है। मियोसिस में आपने देखा था कि पहले मियोसिस 1 होता है, पहले मियोसिस 1 होता है जिसमें क्रोमोसोम की संख्या जो है वो आधी हो जाती है। यह मियोसिस 1 में होता है। फिर क्या होता है? मियोसिस 2 होता है, फिर मियोसिस 2 होता है,
और ये क्रोमोसोम की संख्या जो है ये आधी नहीं होती है, ये आधी नहीं होती है। तो आप सोच कर देखिए, यहाँ पर ये मियोसिस 2 है ना, और ये आपके 4 युग्मक बनेंगे। अगर अंडा मादा है तो अंडाणु, और अगर पुरुष है तो शुक्राणु। तो आप देखो यहाँ पर क्या हुआ कि 23 क्रोमोसोम है, 2 नई कोशिका बनी है, और इसमें भी 23 ही क्रोमोसोम है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पहले ये जो 23 है ये पहले डबल हुआ है, 23 का कॉपी बना है ना, 23 का कॉपी, ये 23 जो है 46 हो गया, तब ना 23 आया, वरना 23 ही है तो ये दोनों कोशिका में 23 कैसे क्रोमोसोम्स हो जाएंगे। पहले ये 23 गुने में 2 हुआ, पहले कॉपी बना इसका, फिर एक सेट जो है इस वाले कोशिका में चला गया और दूसरा सेट इस वाले कोशिका में चला आएगा। क्या? क्रोमोसोम, है ना, क्रोमोसोम की मैं बात कर रहा हूं। और ये जो क्रोमोसोम है ये बना होता है डीएनए प्लस प्रोटीन से। तो अगर क्रोमोसोम का कॉपी बना है मतलब कि डीएनए का कॉपी हुआ है, डीएनए का कॉपी हुआ है, समझे आप। तो लक्षणों की वंशागति के लिए यही जो क्रोमोसोम है, यही जो युग्मक है, यही जो क्रोमोसोम है 23, ये बच्चे में जाएगा, है ना, बच्चे में जाएगा। यही क्रोमोसोम 23 जो है ये बच्चे में जाएगा। फिर से मान लो हम मनुष्य की बात करते हैं, तो जो बच्चा जन्म लेगा उसके पास 46 क्रोमोसोम्स होंगे ना, तो इसमें जो 46 क्रोमोसोम्स है 23 माता के साइड से आएगा और 23 पिता के साइड से आएगा। तो 23 क्रोमोसोम जो माता के साइड आया, 23 क्रोमोसोम जो माता के साइड आया, तो उस क्रोमोसोम के साथ डीएनए भी तो आया, उस क्रोमोसोम के साथ डीएनए भी तो आया। और ये जो युग्मक बने हैं इसमें ये जो क्रोमोसोम्स आए हैं वो क्रोमोसोम पहले क्या हुआ है, रेप्लिकेट हुआ है, उसका कॉपी बना है, यानी कि डीएनए का कॉपी बना है। और जब माँ बाप से क्रोमोसोम बच्चे में आते हैं, यानी कि डीएनए जब आता है तो डीएनए के कारण ही या फिर उस क्रोमोसोम के कारण ही माँ बाप से लक्षण जो है बच्चे में आते हैं। ठीक, क्योंकि लक्षणों को नियंत्रित करने वाला जो मॉलिक्यूल है वो डीएनए है, डीएनए है। और यही डीएनए जो है क्रोमोसोम बनाता है, और यही क्रोमोसोम माँ बाप से बच्चों में आता है। तो इस डीएनए के साथ वो लक्षण भी जो है माँ बाप से बच्चों में आ जाते हैं। तो लक्षणों की वंशागति के लिए डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मछली संवर्धन शब्द का सर्वोत्तम रूप से वर्णन करता है? तो मछली संवर्धन का मतलब होता है मछली का पालन, है ना, मछली पालन, मत्स्य पालन। मछली संवर्धन का मतलब होता है मत्स्य पालन, है ना, मत्स्य पालन। अब इस मत्स्य पालन के अंदर, है ना, कृत्रिम संसाधन से मछली का पकड़ना भी आता है, प्राकृतिक संसाधन से मछली पकड़ना भी आता है ना, समुद्री जल से मछली पकड़ना भी आता है। ये सब जो है मत्स्य पालन के अंदर ही आता है। इसी को हम लोग मछली संवर्धन बोलते हैं। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लोरीन का आंशिक परमाणु द्रव्यमान फ्रैक्शनल एटॉमिक मास निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? अगर आप क्लोरीन सैंपल लेंगे, है ना, आपने क्लोरीन का कुछ सैंपल लिया, या फिर नेचर में जो क्लोरीन पाया जाता है उसमें देखा गया कि क्लोरीन के 2 तरह के परमाणु हैं, क्लोरीन के 2 तरह के परमाणु हैं। जब आप क्लोरीन का एक सैंपल उठाएंगे तो आपको क्लोरीन के 2 प्रकार के एटम्स दिखेंगे। कुछ एटम्स आपको ऐसे दिखेंगे जहां क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान 35 है, यानी कुछ ऐसे परमाणु देखने को मिलेंगे जिसका परमाणु द्रव्यमान 35 है, जिसका परमाणु द्रव्यमान 35 है। और कुछ आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जिसका परमाणु द्रव्यमान 37 है। देखो, क्लोरीन का जो परमाणु द्रव्यमान है वो 35.5 है, ये है ना। यही पूछा जा रहा है कि ऐसा क्यों है ना, ऐसा क्यों है। तो जब हम क्लोरीन गैस का सैंपल लेते हैं तो उसमें हमें क्लोरीन के 2 तरह के परमाणु देखने को मिलते हैं। कुछ परमाणु ऐसे दिखते हैं जिसका परमाणु द्रव्यमान 35 है, और कुछ ऐसे दिखते हैं जिसका परमाणु द्रव्यमान 37 है। अब क्लोरीन का द्रव्यमान आप क्या बताएंगे? आप 35 बताएंगे या फिर आप 37 बताएंगे? भाई दोनों में से क्या बताएंगे? तो हम क्या करते हैं कि दोनों का एवरेज लेते हैं। अब एवरेज हम लोग ऐसे नहीं लेते हैं कि 35 + 37 बटे में 2, ऐसे नहीं करेंगे। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए, हमें ये पता करना होगा कि कौन सा एटम नेचर में कितना % में पाया जाता है। तो पता चला कि भाई परमाणु द्रव्यमान 35 जिस एटम का है वो नेचर में 75% है, और जिसका 37 है वो नेचर में लगभग 25% है। ये लगभग में है, समझे आप। जैसे अगर आप सैंपल उठाते हैं तो उसमें आपको 100 क्लोरीन के एटम्स दिखते हैं, तो उसमें से आपको 75 एटम्स दिखेंगे जिसका परमाणु द्रव्यमान 35 है, और 25 एटम्स ऐसे दिखेंगे जिसका परमाणु द्रव्यमान 37 है। तो अब हम इसका एवरेज लेते हैं। कैसे लेते हैं? तो 35 गुने में 75% करते हैं, प्लस 37 गुने में 25% करते हैं। बस इसको सॉल्व करना होता है, यही आपका क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान आ जाएगा। तो 35 गुने में 75 बटे में 100,
और 37 गुने में 25 बट्टे में 100, इसको आप सॉल्व करिए, सॉल्व करेंगे तो आपको 35.5 मिल जाएगा, है ना। यूनिफाइड मास में हम लोग एटॉमिक मास को बताते हैं। तो एक ही तत्व के अलग अलग परमाणु, जिनका परमाणु द्रव्यमान अलग अलग है, उसे हम लोग समस्थानिक बोलते हैं। तो ये जो क्लोरीन 35 है और क्लोरीन 37 है, ये क्या है? ये क्लोरीन के ही परमाणु हैं भाई। परमाणु संख्या सबका एक समान, लेकिन जो परमाणु द्रव्यमान है ये अलग अलग है, या फिर आप ये भी बोल सकते हो द्रव्यमान संख्या अलग अलग है। तो एक ही तत्व के अलग अलग परमाणु, जिनके परमाणु द्रव्यमान अलग अलग है, उन्हें हम समस्थानिक बोलते हैं, उन्हें हम समस्थानिक बोलते हैं। तो समस्थानिकों की उपस्थिति के कारण जो है ऐसा फ्रैक्शनल परमाणु द्रव्यमान जो है हमें देखने को मिलता है, फ्रैक्शनल एटॉमिक मास देखने को मिलता है। तो इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है। 27 नवंबर को जो पहला शिफ्ट हुआ था, इसमें साइंस के जो 25 प्रश्न पूछे गए थे, उन सारे का डिस्कशन हम लोगों ने कर लिया है। अगर आप आने वाले रेलवे एग्जाम के लिए साइंस की तैयारी मेरे से करना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं इस बैच के अंदर ऐप के ऊपर। ऐप का लिंक मिलेगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इस बैच में कैसा पढ़ाया गया है, इसके लिए मैंने यूट्यूब पर ये जो प्लेलिस्ट है इसमें मोशन चैप्टर को कंप्लीट फ्री करके डाला हुआ है ना। मोशन चैप्टर में टोटल 7 क्लास मैंने करवाए हुए, वो 7 क्लास जो है आपको इस प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगा, ताकि आप आएँ और देखें कि हाँ इस बैच में कैसा पढ़ाया गया है। एनसीईआरटी के किसी भी कोने से सवाल आ जाए, आपसे एग्जाम में नहीं छूटेगा। एनसीईआरटी आपका बहुत ही अच्छे से कवर कराया जा रहा है। एग्जाम्पलर के सवाल आपके करवाए जा रहे हैं। जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है उसमें जो एमसीक्यूज है और साथ में जो लघु उत्तरीय प्रश्न है उसको भी करवाया जा रहा है। एग्जाम्पलर में अच्छे लेवल के प्रश्न होते हैं, तो उसको करने से आपका कॉन्सेप्ट जो है और भी अच्छा होता है। चैप्टर वाइज आपको टेस्ट दिया जा रहा है और प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं रेलवे के एग्जाम में, उन सारे को भी साथ में कुछ करवा दिया जाता है, ताकि आपको एक बेहतर आइडिया लग सके कि हाँ किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं। और जो पढ़ाया जाता है उसका क्लास नोट जो है आपको दिया जाता है ऐप के ऊपर ही। तो आप मोशन चैप्टर को देखिए, एक चैप्टर भी आपका कंप्लीट हो जाएगा और आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि हाँ किस तरह से पढ़ाया गया है इस बैच के अंदर। तो अब हम लोग मिलते हैं अगले वाले वीडियो में। थैंक यू सो मच।